हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की कि जो नगर थे, जो शहर था, वो कैसे बसाया गया। तो उसके बारे में अपन कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला क्या है, सिंधु कल्चर एक नगरीय सभ्यता थी जिसकी जानकारी पुरातात्विक अवशेषों और रिसर्च से पता चलता है। कोई भी सभ्यता किस टाइप की है अपने को कैसे पता चलेगा? जब वहां के जो अवशेष है उनके बारे में अपने को जानकारी मिले, उन पर जब हम रिसर्च करेंगे तब पता चलता है कि वो एक नगरीय सभ्यता थी। देखो, नगरीय सभ्यता थी तो जाहिर सी बात है यहाँ से घर मिले होंगे, सड़कें मिले होंगी, खेती के लिए सिस्टम्स मिले होंगे, कुछ औजार मिले होंगे। तो ये सभी क्या है, नगरीय सभ्यता के ही एक एक प्रकार की अवशेष है। आज अपन मॉडर्न एरा में है, आधुनिक युग में है। आज भी क्या है, घर है, नगर है, सड़कें हैं, खेती होती है, सब कुछ है। तो ये जो सभ्यता है, आधुनिक एरा, मॉडर्न एरा, ये क्या है, नगरीय सभ्यता है। ठीक इसी प्रकार के अवशेष सालों पहले, हजारों साल पहले उस जमाने में भी मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी उस जमाने में क्या मिले हैं, घर मिले हैं, सड़कें मिले हैं, और खेती के सामान, खेती के जो अवशेष होते हैं वो भी मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब आगे पढ़ेंगे। तो उस बेसिस पे कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इस सभ्यता की कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के अनुसार नगर नियोजन किया गया। इन्वायरमेंट के अनुसार घरों को बसाया गया, शहरों को बसाया गया कि कैसे घर बनाने हैं। इन्वायरमेंट के अनुसार ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात थी। दूसरी जो खास बात है वो है जल निकास प्रणाली, यानी कि वाटर एक्सेस सिस्टम। घरों से पानी को कैसे निकाला जाए, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बाहर किया जाए। जो नाले होते हैं ना, जैसे आज भी आधुनिक युग में देखोगे सीवरेज सिस्टम है, घरों से, नालियों से पानी पूरा बाहर निकलता है ताकि शहर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। उसी प्रकार की व्यवस्था ना उस जमाने में भी थी, सिंधु कल्चर के टाइम में। जल निकास प्रणाली उस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा कि सिंधु कल्चर की सबसे बड़ी खास बात क्या है, एक तो है वाटर एग्जिट सिस्टम, क्या है, वाटर एग्जिट सिस्टम। और दूसरा है इन्वायरमेंट के अनुसार नगरों को बसाना, यानी कि घरों को बसाना है। इन्वायरमेंट के अनुसार शहर को बसाना, मतलब कि नगर नियोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट करें। फ्रेंड्स, हम लोग सिंधु घाटी नगर योजना को पढ़ रहे थे, उसी को अपन आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मतलब इस सभ्यता में जो भी सड़कें थी ना, वो एक दूसरे को 90 के एंगल में कट करती है। आज भी मॉडर्न एरा में जैसे कहीं अपन चौक चौराहा आ जाता है तो देखियो सड़कें क्या होती है, एक दूसरे को 90 के एंगल में क्रॉस करती है। तो उस जमाने में भी ये चीज था कि जो सड़कें थी, जो रोड्स थी, वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करती थी। ये बात बोली गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, सभी नगर दो भागों में डिवाइडेड थे। मतलब जितने भी जो नगर है, सिंधु घाटी जो सभ्यता था ना, वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अब वो क्या था उसको अपन देखते हैं। पहला भाग, उस पहले भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित है। इनमें क्या होता था, शासक वर्ग निवास करता था। दुर्ग का अर्थ होता है किला या गढ़। जो बड़े बड़े किले होते हैं ना, उनको क्या कहा गया, दुर्ग। इनमें क्या होता था, शासक वर्ग निवास करते थे। मतलब बड़े लोग, जो टॉप के जो अधिकारी, ऑफिसर्स, जो राजा महाराजा होते थे, वो किस में निवास करते थे, शासक वर्ग में निवास करते थे। वो सभी किस में आते हैं, शासक वर्ग में आते हैं। और वो किस में निवास करते थे, ऊंचे दुर्ग में निवास करते थे। उन्हीं के लिए क्या था, ऊंचे दुर्ग निर्मित है। सभी नगर दो भागों में डिवाइडेड थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित है। इनमें शासक वर्ग निवास करते हैं। शासक वर्ग मतलब जो टॉप के लोग होते हैं वो लोग निवास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट करें पहले आप। आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, जो कि काफी बड़े हैं। पहले भाग में आपको क्या मिला, ऊंचे दुर्ग मिले, बड़े बड़े फोर्ट मिले, वो भी ऊपर में। और निचले भाग में क्या मिला है, नगर या आवास के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर प्रजा यानी नॉर्मल पब्लिक रहा करती थी। देखिए उसी में बोला है, आमतौर पर सामान्य नागरिक यानी कि वही नॉर्मल पब्लिक यानी प्रजा, व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक, वर्कर, मतलब जो लेबर कैटेगरी है, जो शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगरी, ये सब काम करते थे वो, और व्यापारी लोग, ये सब कहाँ रहते थे, ये आपके रहते थे दूसरे भाग में, यानी कि नगर या आवास क्षेत्र में रहते थे। तो दो भाग में था। पहले भाग में टॉप के लोग यानी बड़े लोग रहते थे, आप ऐसा मान सकते हो। दूसरे भाग में प्रजा रहती थी। मतलब पहले भाग में राजा और उसके जो बड़े बड़े, मतलब उस लेवल के जो लोग थे, वो वहां रहते थे। और दूसरे भाग में जो आपके बिजनेसमैन हुए, शिल्पकार, कारीगर, जो बिजनेसमैन और ये जो वर्कर है ना, वो सभी लोग किसमें रहते थे, दूसरे भाग में रहते थे। और दूसरे भाग को क्या कहा गया है, नगर या फिर आवास क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना पहले नोट करें आप लोग।
सो फ्रेंड्स, अब अपन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना देख रहे थे, उसी टॉपिक को अपन आगे देखते हैं। देखिए क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। मतलब सड़क के किनारे क्या होता था, नालियां होती थी जिसमें से गंदा पानी बहता था। आज भी जैसे मॉडर्न टाउन में क्या होता है, घरों के बाहर नालियां होती है, वो नालियां अमूमन कहाँ होती है, सड़कों के किनारे होती है। और उन्हीं नाली से होता हुआ गंदा पानी मुख्य नाले में गिरता है, यानी कि मेन सीवरेज में गिरता है। आज भी वैसे ही होता है। तो उस जमाने में भी क्या होता था, वैसे ही होता था। वही बात बोला गया है कि घरों के किनारे में नालियां होती थी, यानी सड़कों के किनारे नालियां होती थी। और वो नालियां जाके किससे कनेक्टेड होती थी, मेन नाले से, यानी कि मेन सीवरेज लाइन से कनेक्टेड होती थी। यही बात इसमें बोला गया है। फिर से पढ़ रहे हैं, देखो। सड़कों के किनारों की नालियां ऊपर से ढकी होती थी, मतलब पैक्ड होती थी, ये बात बोला गया है। और घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होकर नगर की मुख्य नाली में गिरता था, यानी कि मेन सीवरेज लाइन में गिरता था। तो इस पॉइंट में बेसिकली क्या बोला है कि नालियां ढकी हुई रहती थी और घरों का गंदा पानी उसमें से बहता था, और ये जो नालियां है वो मेन सीवरेज लाइन से, यानी कि मुख्य नाली से कनेक्टेड थी। ये बात बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन की नगर योजना लगभग एक समान थी और कालीबंगन और रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ये बात इसमें बोला गया। मतलब देखो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन की जो नगर योजना है ना, मतलब जिस तरीके से इन शहरों को बसाया गया है वो लगभग एक समान थी। किसी भी सिटी को बनाने से पहले जो प्लानिंग की जाती है कि कैसे शहर को बसाया जाए, वो इन तीनों की क्या थी, एक समान थी। किसकी, हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन की एक समान थी। ये बात बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है। कालीबंगन और रंगपुर को छोड़कर सभी में क्या हुआ है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगन और रंगपुर इन दोनों को छोड़कर बाकी जो प्लेसेस है ना, वहां क्या हुआ है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ईंटें जो अपन घर बनाते हैं, घर में बनाने के जो यूज होता है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किसमें हुआ है, कालीबंगन और रंगपुर को छोड़कर बाकी जो प्लेसेस है ना, वहां पर हुआ है पकी हुई ईंटों का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप नोट करेंगे इसको। फ्रेंड्स, तो अपन सिंधु घाटी की नगर योजना पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। जो अगला पॉइंट है वो है, आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक किचन और एक स्नानागार होता था। और बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदारो की खासियत है। मतलब क्या बोला गया है कि इस सभ्यता में ना हर एक घर में एक आंगन होता था, एक किचन होता था और एक स्नानागार, यानी कि आप बाथरूम मान सकते हो, वो प्लेस जहां नहाया जाता है। ठीक है, और बड़े बड़े भवन हड़प्पा और मोहनजोदारो की खासियत है। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है, इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात क्या है। सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात है ना, वो है बड़े बड़े भवन। इमारत टाइप का मान सकते हो आप, बिल्डिंग्स मान सकते हो भवन, मतलब। ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज में समझने के लिए कि जो बड़े बड़े भवन थे वो क्या थे, इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका एम था नगर को चोर, डाकू और जंगली जानवरों से बचाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा कालीन नगर को क्या किया गया था, प्राचीर बनाकर उसकी किलेबंदी की गई थी। प्राचीर का अर्थ होता है सेफ्टी के लिए बनाई गई ऊंची ऊंची दीवारें। ठीक है, कोई भी अगर प्राचीर मतलब क्या होता है, सेफ्टी के लिए बनाई गई ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि कोई नगर के अंदर प्रवेश ना कर सके। ये सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया जाता है। पुरानी फिल्मों में अगर आप देखोगे तो अक्सर किले को दिखाया गया है। किला क्या होता है, ऊंची ऊंची दीवारें होती है। किला मतलब एक टाइप का सेफ्टी प्लेस होता है, और उसकी जो प्राचीर होती है वो क्या होता है, ऊंची ऊंची दीवारें होती है। उस प्लेस को सेफ रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, प्राचीर का अर्थ क्या होता है, सेफ्टी के लिए बनाई गई ऊंची ऊंची दीवारें। ठीक है फ्रेंड्स, उसको बोला जाता है प्राचीर। और इसका एम किस लिए था, नगर को चोर, डाकू और जंगली जानवरों या ऐसे जानवरों से बचाना जो नगर को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, एक नगर है, उसके बीच में लोगों को सेफ्टी देना है। तो सेफ्टी देना तो क्या करेंगे, उसके चारों साइड प्राचीर बनाएंगे और उसकी किलेबंदी कर देंगे। मतलब उसको चारों साइड से क्या करेंगे, सेफ्टी दे देंगे। प्राचीर का अर्थ मैं फिर से बता रहा हूं कि सेफ्टी के लिए बनाई गई ऊंची ऊंची दीवारें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसको नोट करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार सिंधु कल्चर का सबसे यूनिक क्रिएशन में से एक है।
ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, बड़े बड़े प्लेसेस है, मैं बोला था दो सभ्यता, उसी सभ्यताओं में से मतलब ये स्थल है हड़प्पा और मोहनजोदारो। और यहाँ पर देखो क्या बोला, मोहनजोदारो जो स्थल है वहां से क्या मिला, एक विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नानागार का स्टार्टिंग शब्द पढ़ो स्नान। ठीक है, तो नहाने यानी जो बात होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, स्नान। तो ये नहाने से रिलेटेड प्लेस है। तो ये जो प्लेस है ये सिंधु कल्चर का सबसे यूनिक क्रिएशन माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, वहीं अन्नागार सिंधु कल्चर का सबसे बड़ी इमारत है। वहीं अन्नागार जो है वो सिंधु कल्चर की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, अन्नागार मतलब क्या, अन्नागार का स्टार्टिंग पढ़ो अन्न। अन्न मतलब खाना, फूड। तो वो प्लेस जहां पर खाने को रखा जाता है, मतलब मॉडर्न मॉडर्न टर्म्स हम क्या समझ सकते हो, गोडाउन एक टाइप का समझ सकते हो, एक टाइप का गोडाउन समझ सकते हो जहां पर फूड से रिलेटेड पूरी सामग्री रखी जाती है। तो वो जो प्लेस है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, सबसे यूनिक क्रिएशन क्या है, स्नानागार, नहाने से रिलेटेड प्लेस, और अन्नागार जहां पर वो प्लेस जहां पर खाना यानी अन्न रखा जाता है, धान वान जो भी है उस समय रखा जाता है। तो उस प्लेस को क्या कहा गया, सबसे बड़ी बिल्डिंग कहा गया। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, घरों के दरवाजे और विंडो मेन रोड पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी, बट लोथल इसका अपवाद है। इसके डोर्स और विंडोज कहां पर खुलते थे, मेन रोड पे। इस सभ्यता में ना जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदारो हुआ, काफी सारे स्थल मिले। सभी स्थलों की खास बात क्या है कि इनके जो दरवाजे और विंडो यानी कि जो खिड़कियां हैं वो ना मेन रोड पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। मतलब कोई भी चीज है, जो खिड़की दरवाजा है ना वो मेन रोड पे नहीं खुलता था। आज के जमाने में मॉडर्न एरा में अगर आप देखोगे तो जैसे घर रहता है तो बहुत सारे घर क्या होता है, रोड है तो उनके जो घर के जो दरवाजे हैं वो मेन रोड के सीधे में रहते हैं, मतलब मेन रोड में खुलते हैं। ये आज के जनरेशन में है, पहले ऐसा नहीं था। पहले घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन रोड पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोला गया है। सभी प्लेसेस ऐसे थे सिर्फ एक को छोड़कर, और वो एक कौन था, वो था लोथल। लोथल क्या है, एक प्लेस है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, लोथल इसका अपवाद है। सभी जगह सेम था लेकिन लोथल डिफरेंट था। ये गुजरात का एक प्लेस है। वहां पर क्या था कि इसके डोर्स और विंडोज, मतलब लोथल जो जगह है ना वहां पर जो भी घर लोग बना के रहते थे, वहां के जो लोग थे उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ खुलती थी, वो खुलती थी मेन रोड पर। ठीक है, तो घरों घरों के दरवाजे और खिड़कियां लोथल के कहाँ खुलते थे, मेन रोड पर। बाकी जगहों के कहाँ खुलते थे, गलियों में, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। वही चीज क्या बोला है, इसमें बोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार इसको नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट बोला है दोस्तों, देखिए क्या है कि घर बनाने में कई प्रकार की ईंटों का यूज होता था, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई है ना उनका जो रेशियो था वो क्या था, 4:2:1। ये जो रेशियो वाले ईंट थे उनका सबसे ज्यादा यूज होता था, ये बात इसमें बोली गई है। तो अगर आपको पूछे कि सिंधु कल्चर में जो ईंटों का जो यूज हुआ है बनाने के लिए, घरों का निर्माण के लिए, भवन निर्माण में, उनका रेशियो क्या है, तो क्या हुआ, 4:2:1। और कई प्रकार के ईंटों का यूज किया गया है। आज भी अगर आप मॉडर्न एरा में देखोगे, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, तो देखो एक लाल लाल वाला ईंटा होता है, और एक इंडिया में बता रहा हूँ, एक लाल वाला ईंटा होता है जो लाल कलर का आता है, और एक सीमेंट वाला भुरभुरा वाला भी ईंटा होता है, वो भी यूज होता है। तो आज के जनरेशन में कई प्रकार के भी ईंटें होती है, 2-3 टाइप के। और ठीक उसी प्रकार उस जमाने में भी घर बनाने के लिए कई प्रकार के ईंटों का यूज होता था, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किसका होता था, जिनका लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का जो रेशियो वो क्या है, 4:2:1। 4:2:1 वाली ईंटों का यूज सबसे ज्यादा होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप इसको नोट करेंगे।